जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें जो है ये तो मैंने पढ़ा नहीं दिया था, ये वाला 6.8। चले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हाँ करवाने लगा था लास्ट पे, फिर छोड़ दिया था, मुझे याद आ गया है। कोई नहीं बेटा, मैं अभी आपको ये करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। तो बेटा इसमें हमारे पास क्या है कि एक इन्फिनिट सेट है। जो बेटा इन्फिनिट सेट है वो उसने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि वो जो है इन्फिनिट सेट क्या डिनेवरेबल है या नॉन डिनेवरेबल है, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, इसका मतलब है ये कोई भी हो सकता है, इन्फिनिट सेट डिनेवरेबल भी हो सकता है और नॉन डिनेवरेबल भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन उसका आपने एक सबसेट लेना है जो कि फाइनाइट हो। अब वो उसने क्या किया है कि और प्रूफ हमने करना है कि जो फाइनाइट सेट है ना, उसको उस सेट ए जो कि इन्फिनिट, उसमें से अगर डिफरेंस लें, माइनस करें, तो जो नया सेट बनेगा ए डिफरेंस एफ वाला, वो इक्विवेलेंट होगा इटसेल्फ ए के। अब उसको प्रूव करने के लिए उसने पहले तो वो सपोज कर लिया कि ये हमारे पास एक डिनेवरेबल सेट है। यहां मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, मैं अभी वो लिख कर आपको बता रहा हूँ स्लेट के ऊपर, ये देखिएगा इसको। बेटा बात ये, एक सेट जो है वो ए सेट है, एक ख्याल रखिएगा, जो ए सेट है वो इन्फिनिट है, कोई भी हो सकता है, डिनेवरेबल भी और नॉन डिनेवरेबल भी हो सकता है। हमने इसका फर्ज में आसानी बनाने के लिए सबसे बड़ा सेट तो आपका यही है ना, सेट ऑफ रियल नंबर। मैं इसको वैसे ले रहा हूं, ठीक है ना, -∞ टू +∞ समझाने के लिए। आप फिर आपने लिया एक फाइनाइट सेट लिया है जिसके एलिमेंट्स आपने लिए, फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। अब आपने एक सेट, एक डिनेवरेबल सेट वैसे ले लिया, डिनेवरेबल सेट वो है A1 A2 A3 AN+1 एंड सो ऑन। अब मैं ले रहा हूं ए डिफरेंस एफ ले रहा हूं। ए डिफरेंस एफ क्या होगा, डेफिनेटली पूरे सेट में से ये एफ जो है वो माइनस हो जाएगा। अब इसमें बाकी क्या बचेगा, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें वो ये आएगा। उसको समझाने के लिए, आपको सिर्फ बेटा समझाने के लिए, -∞ टू +∞, ये तो कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने एक बड़ा सेट वैसे ले लिया है। माइनस जब हम करेंगे तो ये हमारे पास, जो माइनस करेंगे तो ये बीच में से निकाल देना आपने एफ को। अब देखिए कि ये जो बाकी बचेगा उसमें क्या क्या होगा। एक सेट ए स्टार कोई आ जाएगा, कोई एक उसमें आ जाएगा डी वाला जो डिनेवरेबल आपने लिया है, ठीक है। उसमें से आपने एफ को माइनस करना है। देखिए बेटा बात ये है कि ये जो आपके पास ए स्टार जिसको मैंने कहा है ना, ये ए स्टार है क्या। ए स्टार बेसिकली आपके पास आया है, अगर आप ए में से डी को माइनस कर दें तो ए स्टार के इक्वल मैंने कह दिया इसको। अब आपने क्या करना है, एक आपके पास सेट जो है ये बन गया, कौन से वाला, ये ए स्टेरिक यूनियन डी, ठीक है, और उसमें से आपने क्या किया, एफ को माइनस किया। एक तो ये सेट आपके पास आ गया। जो ये सेट बनेगा वो किस किस्म का होगा, वो ये होगा, ये ऊपर लिख रहा है, ये इस किस्म का सेट होगा, ए स्टार यूनियन ये AN+1 AN+2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये सेट आएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है, और ए इसके इक्वल आ गया। अब आपने यहां पे लेना है, दूसरा लेना है आपने, सॉरी ये ए डिफरेंस एफ है, ए डिफरेंस एफ। अब आपका ए क्या
ए आपके पास आ जाएगा ए स्टार यूनियन डी, ये आ गया आपका ए। अब देखें कि ए स्टार और इसमें तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। प्रॉब्लम ये डी का और इसका है, ठीक है। अब उसके लिए उसने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहा है। वो फंक्शन लिया उसने एफ, जो कि ए डिफरेंस एफ से स्टार्ट होता है और ए में जाता है। देखिए जब आप क्या करते हैं, जब आप लेते हो एफ ऑफ ए ही लेते हो तो ए के इक्वल आ जाता है ए आई, ठीक है। और जब आप लेते हो यानी कि ये जो आपके पास ए है, ये बेसिकली A1 A2 A3 जो है, ये जो ए है ना, ये बेसिकली आपका डी से बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये ए है, ये वाला जो ए स्टार में लिखा था, ये वहां से एलिमेंट लिया है, ठीक है। ये नहीं कि ये ए जो है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ए स्टार को। हमारा प्रॉब्लम दूसरा है, दूसरे में हम करेंगे ए के उसने लिखा हुआ ए के, मैं देख लू जरा जी, उसने लिखा हुआ ए के लिखा हुआ है, जी कह देंगे, ए कह चले। मैं इसमें हमारे पास जो है जी बेटा, यहां से जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ए आई प्लस के। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया यहाँ पे एफ ऑफ ए 1, के को 1 लिया, तो वहां क्या बन जाएगा आपका एन सॉरी आई नहीं है, ये एन है, ए एन प्लस 1 आंसर आ जाएगा। जब आपने ए 2 लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए एन प्लस 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। यानी कि देखें अगर यहाँ पे ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बन गई है, अगर मैं उसको निकालता हूं जो हमारी बुक पे दिया हुआ है, इसमें देखें कि ये जो है ये जो ये ए डी को बिलोंग नहीं कर, ये ए स्टार है जो मैंने बताया आपको, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास जब आप इसमें से वैल्यू लेते जाएंगे ना डी में से, तो आपके पास एक आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। तो वो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड हो जाएगी। यहां से ये पता चलेगा कि इनके ए और ए डिफरेंस एफ में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विपोटेंट हो गए हैं। जी बेटा, यहाँ कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ये बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ। सर ये यहाँ पे मिस्टेक है जो आपने बताया कि ए स्टार लिखा हुआ है। हाँ जी बेटा, एक मिनट बेटा। बेसिकली आपने ये समझना है कि ए स्टार है क्या चीज। जो ए स्टार है ना, वो जो डी न्यूमेरेबल सेट आपने लिया ना डी, वो ए में से माइनस करके स्टार आता है, ठीक है जी सर। हाँ, तो ए स्टार इधर भी है, ए स्टार जो है वो ए डिफरेंस एफ में से भी निकलेगा, तो दोनों सेम होंगे, वो तो 1 to 1 हो गया। बाकी आपके पास जो बचेगा ना, वो बचेगा डी बचेगा, और दूसरा जो हमारे पास वो एलिमेंट बचेंगे जो कि एफ में से माइनस करके निकाले थे आपने, एफ को माइनस करके जो निकाले थे, तो उसके मुताबिक जो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगी इसकी। ओके सर। अच्छा, अब बेटा यहाँ 6.9 है, वो आप यहाँ कह रहे हैं कि जो सबसेट होता है डी न्यूमेरेबल सेट का, वो भी डी न्यूमेरेबल होता है या फाइनाइट होता है। अच्छा बेटा ये याद रखिएगा, जो डी न्यूमेरेबल सेट होता है ना, वो अगर फाइनाइट है तो होते ही डी न्यूमेरेबल है। उसके दो फॉर्म होते हैं, या वो फाइनाइट होता है या जो है वो डी न्यूमेरेबल जो है वो काउंटेबल होता है। काउंटेबल फाइनाइट भी काउंटेबल ही होता है। तो अब यहाँ बेटा ये है कि अगर आप एक डी न्यूमेरेबल सेट ले लें कोई भी, उसको नाम दे देना, आसान है ये समझने की, ए दिया हुआ उसने A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इसका भी कोई सबसेट लेना, फर्ज करेंगे इसका सबसेट एक आपने लिया जो कि एम्प्टी सेट है, उसको नाम दिया उसने बी इज द सबसेट। अगर बेटा बी इसका सबसेट है तो बी की दो सूरतें हो सकती हैं, या बी जो है वो फाइनाइट होगा या वो इनफाइनाइट होगा। अगर वो फाइनाइट है, अगर वो एम्प्टी सेट है तो क्या हो जाएगा, वो तो है ही फाइनाइट होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट होता है। अगर वो एम्प्टी सेट नहीं है तो क्वेश्चन है, तो बेटा क्वेश्चन है कि क्या होगा।
अच्छा एक और बात इसके अंदर ना, ये जो लिखा हुआ है ना सपोज बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है वर्ड, ये फाई है। तो यहाँ ये बताने सही कर ले बेटा, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना, वहां पे ये फाई यानी कि वो बता रहा है कि अगर सबसेट बी जो है अगर एम्प्टी ना हो तो क्या होगा, वो उसको हम कहेंगे कि बी इज नॉट इक्वल टू फाइव। अच्छा बेटा बात सुन ले, अगर बी एम्प्टी सेट है तो फाइनाइट हो गया, एक तो कंडीशन पूरी हो गई है। अगर बी में कोई एक एलिमेंट है, दो है, तीन है, चार है, तो भी वो डेफिनेटली फाइनाइट हो जाएगा। हाँ अगर वो फाइनाइट नहीं हुआ फिर क्वेश्चन आता है कि क्या वो डिनेबरेबल होगा या नहीं होगा। उसलिए उसने क्या कहा है कि लेट बी वन बी द फर्स्ट एलिमेंट इन द सीक्वेंस इन एल, जो इक्वेशन दी हुई है, और बी वन बिलोंग्स टू बी। अब यहां पे ये है कि अगर बी वन जो है वो उससे ऊपर सीक्वेंस दिया हुआ है, वो आप कहेंगे सर ऊपर तो दिया हुआ है A1 A2 A3, नहीं नहीं बेटा, वो ए कुछ भी हो सकता है, B1 भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है। वो तो समझाने के लिए उसने कहा है कि बी उसका कोई सबसेट लिया है ना, फिर उसके एलिमेंट उसने बी से शो किए हैं, ए हो या बी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए भी ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, A1 इसका जो है वो क्या हो गया, पर A1 या B1 कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फर्स्ट एलिमेंट है। तो वो जो है B1 जो है वो बी को बिलोंग करता है, और लेट बी टू बी द फर्स्ट एलिमेंट विच फॉलोज B1 इन द सीक्वेंस, यानी कि B1 के बाद B2 होगा उसका, वो भी B2 बी को बिलोंग करेगा। देखे ना आप, बी आपने क्या लिया हुआ है, बी आपने इसका सबसेट लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि बी अगर फाइनाइट है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर इनफिनिट है क्योंकि उसका सबसेट है, तो इस वजह से एक सीक्वेंस बन जाएगा वहां पे, जो कि B1 B2 B3 जो है वो एक सीक्वेंस बन जाएगा जो कि बी के एलिमेंट्स होंगे। तो इस दो सूरतें हैं, यहां भी दो सूरतें हैं, या वो इनफिनिट हो जाएगा या वो फाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट हो गया तो बात खत्म हो जाती है, अगर इनफिनिट है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो डीनेबरेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर ए खुद भी सबसेट हो अपना तो वो डीनेबरेबल ही होगा, वो सेम होता है, हर सेट अपना सबसेट होता है। तो लिहाजा अगर ए डीनेबरेबल है तो उसका सबसेट भी क्या हो जाएगा, डीनेबरेबल हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो एग्जैक्ट है तो हम उसको कहेंगे कि ये जो है फाइनाइट है। ठीक है, ये दो ही सूरतें, या फाइनाइट होगा या वो डीनेबरेबल होगा। जी बेटा को बात पूछनी है? नो सर। अच्छा अब 6.10 में वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई फाइनाइट सेट है उनका यूनियन ले लें तो काउंटेबल होता है। बड़ा सिंपल है बेटा ये। उसने कहा कि लेट, ये जो दिया हो ना स्टाइलिश है, ये कुछ भी है, इसको स्टाइलिश आप बी कह रहे हैं, स्टाइलिश आप इसको वाई कह दें, एफ कह दें, जो मान इसको ये स्टाइलिश उसने दिया हुआ, ये पता कब यूज किया जाता है, ये जो स्टाइलिश नोटेशन होती है जब आप जो है वो कोई कलेक्शन ले रहे होते हैं, ठीक है ना, तब ये किया जाता है। जब वो कलेक्शन ले रहे होते हैं फिर आप जो है ये स्टाइलिश जो है वर्ड यूज करते हैं, लेटर यूज करते हैं, वो कोई भी आप लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वो कहते हैं जी आपने एक कलेक्शन ली है जो कि उन सेट्स के ऊपर मुश्तमिल है जो कि फाइनाइट है यानी काउंटेबल है। देखिए कलेक्शन काउंटेबल है। अच्छा कलेक्शन काउंटेबल से मुराद क्या है कि उसमें जो सेट्स आपने लेने हैं वो सेट अंदर क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, लेकिन जो कलेक्शन है वो काउंटेबल होनी चाहिए। काउंटेबल से मुराद ये है कि इसकी पी के साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो। तो ये सेट S1, ये जो SI लिखा हुआ है बेटा, ये बेसिकली क्या है, मैं आपको भी लिख कर देता हूँ। आप मुझे 10 जरा भेजिएगा बेटा। ये बेटा एक सेट उसने लिया है, ये कोई एक स्टाइलिश सेट है, ये उसने ऐसे ले लिया, इसमें जी इसके एलिमेंट्स किस किस्म के हैं, SI इसके एलिमेंट्स हैं और I बिलोंग कर रहा है P को। वो कह रहे हैं इसके अंदर एलिमेंट्स है ना S1 S2, ये क्या, ये सारे सेट्स हैं और सारे क्या हैं, आर फाइनाइट, ये फाइनाइट सेट्स हैं। अब इन सेट्स की जो फाइनाइट है इनकी जो कलेक्शन लेनी है वो क्या बनेगी, वो कलेक्शन ये जो उसने ये दी हुई है, ये S1 S2 S3 एंड सो ऑन।
वो कह रहे हैं कि ये जो कलेक्शन है, ये जो सेट बना आपके पास इन सब से, ये भी काउंटेबल है, यानी कि ये जो स्टाइलिश वाई है इज काउंटेबल, ये काउंटेबल है। ये बड़े यहां तक बात की समझ आ गई है? सर ये जी बेटा, सर ये दोबारा बता दें, ये नीचे वाला। ये दोबारा बता दें। इसमें आपने एक ना बेटा, आपने कुछ सेट लिए हैं जो कि फाइनाइट सेट है, जिसको नाम दे दिया S1 S2 S3। ये इंडेक्स से काउंट करना आसान हो जाता है, इसलिए ये SI लिख दिया उसने, I बिलोंग्स टू P, इनमें के ये स्टार्ट हो रहे हैं आपके S1 S2 S3 इस तरह से। ये सारे फाइनाइट है, यानी कलेक्शन ली है, जो कलेक्शन बनेगी, जो ये सेट इसके अंदर है वो तो फाइनाइट है, जो कलेक्शन है वो तो पूरी ली है आपने इन्फिनिट तक। तो ये जो कलेक्शन है ये काउंटेबल है, ठीक है ना, ये काउंटेबल कलेक्शन है, यानी कि इसमें ये इसकी S1 इनकी जो ना ये स्टाइलिश वाई, इस सेट की 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है किसके साथ? P के साथ। अगर मैं यहाँ पे P लिख दूं ना, ये ऐसे करके P, तो सो दिस इज दी 1 2 3 एंड सो ऑन, ये 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हो गया इनके साथ ये, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं काउंटेबल। और यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं, तो उसने बेटा यहां ये किया कि उसने एक C लिया, जो कि फर्ज किया कि C इक्वल है यूनियन ऑफ SI, यानी कि जो आपने S1 S2 S3 लिया है ना, उन तमाम आपने, वैसे तो सेट है लेकिन जब वो स्टाइलिश जो लिखा है उसके अंदर तो ये एलिमेंट्स कराएंगे, उनको उसने C के साथ डिनोट कर दिया। इसको मैं अभी लिख कर दिखाता हूं यहाँ पे। नहीं, उसने ये किया यहाँ बेटा कि एक ना उसको नाम दे दिया UISI। इससे मुराद पता है कि इससे मुराद ये है कि आपका ये डिपेंड कर, इसको C कह दिया हुआ है, इससे मुराद ये है कि आपने I को फॉर एग्जांपल लिया 1, दिस मींस यूनियन ऑफ S1। एक ही सेट है तो उसका यूनियन वही है, S1 नहीं आएगा। अगर आप लेते हो 2 लेते हो I को, तो क्या आएगा आपके पास? यूनियन 2, दिस मींस S2। इससे मुराद होगा S1 यूनियन S2, इससे मुराद क्या होगा? यूनियन ऑफ S1 S2। अगर आप लिखते हो U3 S3 है, तो इससे मुराद होगा सॉरी S1 यूनियन S2 यूनियन S3, इससे मुराद ये होगा, ठीक है। तो यहां पे फिर क्या किया उसने? उसने ये किया, कहता है इफ C इज एम्प्टी, तो बात खत्म होगी। अगर C एम्प्टी है तो क्या होगा? अब C के बारे में आपने बताना है कि C जो है ना बेटा वो काउंटेबल हो। वैसे तो हमें नजर आ गया कि C काउंटेबल है, लेकिन हमने आपको इसको मैथमेटिकल बताना है। अगर वो कहते दो पार्ट है इसके अंदर, या वो C एम्प्टी है या वो C जो है वो काउंटेबल है, तो हमने यही बताना ना। अगर वो एम्प्टी है तो फिर भी काउंटेबल ही हो गया, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो चेक करना पड़ेगा कि ये काउंटेबल है या नहीं है। चलिए फर्ज नहीं, उससे एम्प्टी नहीं है तो कहते हैं डिफाइन करो जी। क्या डिफाइन करो? A1 S1 के इक्वल है, और A2 अगर लें तो S2 में से S1 को पिछले वाले को माइनस कर दें, और A3 होगा पिछले वाले में से जो है वो अगले वाले को पिछले वाले से माइनस कर दें, S3 माइनस S2 कर दें, सो ऑन। तो कहते हैं देन सेट्स AI आर फाइनाइट एंड पेयर वाइज डिजाइंड। बेटा फाइनाइट और पेयर वाइज जॉइंट से क्या मुराद होती है कि हर दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होगा। हर दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी होगा। तो किस किस्म के बनेंगे? ये उसने बड़ा जबरदस्त बना दिया उसको, उसमें मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, कि A1 के एलिमेंट्स इस किस्म के होंगे, A2 के एलिमेंट्स इस किस्म के होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बेसिकली जो मेन है वो क्या है, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, यहां पे तो देखिए, मैं यहां पर उसने B का हुआ, इसने B जो है ना बेसिकली हमारे पास एक सेट है जो कि ये है A11 A12 एंड सो ऑन, फिर A21 A22 एंड सो ऑन, और A31 A32 एंड सो ऑन, नीचे के सो ऑन। ये है B बेसिकली। और ये A11 कहां से आया? वो ये है A1, ये है
A11, A12 एंड सो ऑन। A2 जो है वो है जी A21, A22 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास A1, A2, A3 की वैल्यूज आ गई हैं और उसको उसने B का नाम दे दिया। वो कहते हैं आगे जी देखिएगा इसको। अब बेटा यहां से हमने A1, A2 का पता चल गया। वो कहता है यूनियन। अब ये सबका जो आएगा उसको मैंने पहले बता दिया कि ये B के इक्वल आता है। अगर आप इसको देखें तो क्या आएगा, ये B के इक्वल आ जाएगा। कहते हैं जी B हमारे पास है, दैट इज फर्स्ट वी राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ A1 देन द एलिमेंट्स ऑफ A2 देन द एंड सो ऑन। जो मैंने नहीं अभी आपको बताया वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के कि पहले A1 के एलिमेंट्स लिख दें, फिर A2 के लिख दें एंड सो ऑन, इस तरह लिखते जाए नीचे की तरफ ना, या इस सेट की फॉर्म में ये लिखा हुआ है। फॉर्मेट डिफाइन है। अब आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कि डी से पी में है, ठीक है, जो कि डी से बी पी में है। वो कैसे है? वो कह रहा है कि एफ ऑफ ए आई जे, ये डी नहीं है, ये बेसिकली जो है यहाँ पे ये बी है, ये डी नहीं है। ये बेटा क्या है? ये बी है। ये याद रखिएगा, ये जो डी लिखा हुआ है ना, ये क्या हमारा बी है। ये सही कर दीजिए इसको, ये बी कर ले यहाँ पे। कहते हैं जी अगर आप इसके तो ये जो बी के एलिमेंट है ना, इसके ऊपर अगर आप एफ को अप्लाई करें तो उसका आंसर किस किस्म का आता है? n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन प्लस n-1 प्लस j। इस तरह का इसका आंसर आता है। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसके आंसर की। मैं भी आपको यहां से लेकर एग्जांपल बताता हूं कि इसका क्या आंसर आएगा। ये जी f a I j इज इक्वल टू n1, ये हमारे पास n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन प्लस I प्लस j प्लस 1। ये है I माइनस 1 प्लस j है I, ये बेटा ये माइनस है, ठीक है ना। इसको ये जो है ना ये माइनस। अब देखें अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप आई को ले लें जनाब, क्या कहते हैं, 1 लेने चले, आई को 1 लिया और जे को आपने लिया 2 फॉर एग्जाम्पल। ये क्या है? एफ ऑफ A12 ये आ गया। अब यहां से आपने देखना है कि ये जो है ये भी मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, ये ना n है, ये a भी जो है ना ये n है, ये जो है ना ये n के इक्वल है। n I मैं लेटर से लिख रहा हूं इसको, n I प्लस j माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपने यहाँ पे I को 1 लिया है और j को 2 लिया। अगर मैं यहाँ पुट करूँ I को 1 j को 2 तो 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। तो ये किसके इक्वल आ गया आंसर? इसका n2 के इक्वल आ गया है। और n2 क्या होता है? कोई पॉजिटिव नंबर होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर। ये वैल्यू आती है ना n2 जो आया है, ये आपका कोई पॉजिटिव वैल्यू आई है। इसी तरह से आप इसको लेते जाएंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आता जाएगा। तो फिर अल्टीमेटली होगा क्या इसमें देखें, तो इसका मतलब है कि ये ए आई जे लिखा है या आप कोई वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास पी के आंसर आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो बी है वो उनके दरमियान में और पी के दरमियान में 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस है। तो फिर बी क्या कहलाएगा? बी जो है वो काउंटेबल कहलाएगा क्योंकि उनके दरमियान इक्विपोटेंट है। एफ बाइजेक्टिव हो गया तो इक्विपोटेंट हो गए दोनों सेट। अगर दोनों सेट इक्विपोटेंट है तो फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि पी जो है वो काउंटेबल है तो क्या हो जाएगा? बी भी काउंटेबल हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी इज आल्सो द यूनियन ऑफ द सेट्स इन दिस। कहते हैं जी आपने जो बी लिया था ना वो बेसिकली यूनियन है। किसका यूनियन है? अभी जो हमने अभी A1 A2 A3 की जो बात की है ना, उन सब का यूनियन किसके इक्वल आया था? बी के इक्वल आया था। तो और हमें ये पता है कि बी फिर किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स होता है वो काउंटेबल होता है। अगर बी काउंटेबल हो गया ना तो बी सी के इक्वल है तो सी भी काउंटेबल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा ये मैंने यहां तक करवाया था, नहीं आगे तक करवाया था, ठीक है। 1 2 यार आप ये इस तरह का क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है,
ये जरा सेम क्वेश्चन है ये वाला पिछले वाला 6.11 6.12 पे आ जाए जी। 6.12 जो है वो एक सिंपल से ऐसी एग्जांपल उसने दी हुई है, कहते शो करें कि आर जो है इक्विपोटेंट होता है आर प्लस के, तो क्या होना चाहिए इनके दरमियान में कोई 1 to 1 क्रॉसपोलेंस होनी चाहिए, इनके दरमियान में कोई बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये जो आर है वो आर के साथ क्या आर प्लस से क्या है इक्विपोटेंट। अब उसके लिए उसने क्या किया है, एक फंक्शन लिया है जो कि द फंक्शन f(x) is equal to x over 1 plus x का mod is not 1 to 1 correspondence between r minus and the open double minus 1 0। वो कह रहे हैं कि ये जो है ना ये एक जो फंक्शन डिफाइन किया ये किसके दरमियान में किया है, मैं बता रहा हूं आपको। ये जो बेटा फंक्शन उसने डिफाइन किया है, ये फंक्शन जो है ये फंक्शन f जो है ये बेसिकली उसने लिया है r माइनस 201। ये है वो कह रहा है कि अगर आपने जो फंक्शन डिफाइन f जो है वो इक्वल है f(x) is equal to 1 और क्या था ये हमारे पास आया है x ओवर 1 plus absolute value of x जी। आप जरा यहां से देखिए, अगर मैं यहाँ पे x को पुट करूं फॉर एग्जांपल -1 पुट करूं तो क्या आंसर आता है, ये ना ऊपर भी मैंने गलत लिख दिया है, ये -1 to 0 है जी। -1 पुट करें, बताएं आंसर क्या आएगा जी, कौन बताएगा आंसर? -0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -0.5 -1.5 आ जाएगा। अगर मैं -2 लेता हूं फॉर एग्जांपल -2 over 3 -0.67 आ जाएगा। ये नहीं आता, यानी कि आप कोई भी r माइनस से वैल्यू ले लें, जो आपका आंसर आएगा वो बेटा इस इंटरवल में से ही आएगा। ठीक हो गया। लिहाजा ये जो फंक्शन f है वो बाइजेक्टिव है 1 to 1 नॉट टू किसके साथ, इसके साथ, ये r माइनस इक्वल पोटेंट टू 0 सॉरी ये -1 ये बेटा आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है फिर उसने तो हमने ये नहीं बताना, हमने क्या बताना है, हमने यहाँ बताना है कि जो r है वो r प्लस के साथ इक्विपोटेंट है, तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने एक फंक्शन h ले लिया है, फंक्शन h ले लिया है। अब बेटा आप यहाँ पे इस h फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करें, आपकी कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो पॉजिटिव ही रहनी है, बेशक आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो नेगेटिवली वो पहले बता चुका था। अब यहाँ पे आप कोई भी x की वैल्यू ले लें, नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव ले लें, जब h को x के ऊपर अप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो लिहाजा आपके पास ये जो फंक्शन h है वो 1 भी है और 2 भी है, तो हमारा प्रूफ हो गया जी। ठीक है बेटा, यस सर। अच्छा अब ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है कि ये तो हमने अभी तो किया बेटा, ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवा रहा। वहां पे जो लिया था वो काउंटेबल के लिए लिया था, कोई भी इनफिनिट सेट के लिए लिया था। यहाँ जो लिया आपने अनकाउंटेबल के लिए लिया। अनकाउंटेबल कौन सा होता है? जो 0 -0 1 है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ये अनकाउंटेबल है। ये वही है जो ऊपर मैंने बताया आपको स्टार के साथ, यहाँ भी वही बताया, ऊपर भी वही बताया हुआ है। तो ये बड़ा खुद करने की कोशिश करनी है, नहीं तो फिर मैं करवा दूंगा, मैं थक गया हूं। चले ये लास्ट थ्योरम पढ़ लें, 6.14 पढ़ लें। ये सिर्फ स्टेटमेंट याद करें, इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट इसकी याद रखनी है आपने। ठीक है, इसकी आपने स्टेटमेंट सिर्फ देखनी है और कुछ नहीं देखना। ओके सर। स्टेटमेंट कह रहे हैं प्लेन आर स्क्वायर इज नॉट द यूनियन ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ लाइंस। अब आर स्क्वायर क्या चीज है
जी प्लेन आर स्केयर, ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लिखते हैं ना, अजान हो ये बिलाल हसन कह रहे हैं कि सर जी बहुत है, बड़ी अच्छी बात है बिलाल हसन। थक तो मैं गया हूँ, सुबह से यहाँ इंटरव्यू कर रहा था बच्चों के फैकल्टी वालों के, लेकिन मेरी क्लास रहती थी, मैंने पढ़ानी थी वो क्लास आज की, तो मैंने कल पढ़ानी थी, तो बेहतर नहीं है कि आज ही पढ़ लेनी, तो मैंने कल पढ़ानी थी ये क्लास आपको। तो मैं भी काफी थका हुआ है, अभी आपको महसूस भी हो रहा होगा, मैं बीच में रुक जाता हूँ, मुझसे इस वक्त बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन चले अब बेटा जितना मैंने रेगुलर को करवाया ना उतना ही मैंने आपको करवाना ही करवाना है, थोड़ा सा रह गया, दो एक ये टॉपिक रह गया, ये काले मत खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये बातों अच्छा बेटा, इफ पी देन क्यू ये कंडीशनल है, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पी और क्यू दो प्रोपोजिशन इसके ली जाती हैं, इफ पी देन क्यू वाला ये है, अगर ये दोनों जो है पी और क्यू दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तो आंसर ट्रू होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक पर्सन जो है वो लाहौर में रहता है और पाकिस्तान में रहता है, दोनों ट्रू थे तो आंसर ट्रू आया था। फिर दूसरा उसमें ये था कि एक पर्सन ए जो है वो लाहौर में नहीं रहता, ये फॉल्स था, पाकिस्तान में नहीं रहता, ये फॉल्स था। तो जो लेकिन इसकी जो जनरल स्टेटमेंट है वो क्या थी कि ट्रू कह रहे हैं, तो ट्रू आंसर आया था। यानी कि अगर इफ देन क्यू में यानी कंडीशनल में जो एरो आपको नजर आ रहा है, अगर इसमें दोनों ट्रू हो जाएंगे तो भी और दोनों फॉल्स तो भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर दोनों डिफरेंट हुए यानी कि एक ट्रू हुआ एक फॉल्स हुआ तो सेकंड वाला आंसर आएगा। जैसे मैंने कहा था कि एक पर्सन लाहौर में रहता है, यस आपने कहा जी पाकिस्तान में नहीं रहता है, नो तो ये क्या हो गया, फॉल्स। एक और हमने कहा था कि फॉल्स के लिए कि एक बंदा जो है लाहौर में नहीं रहता, फॉल्स और पाकिस्तान में रहता है, ट्रू तो आंसर क्या आ गया, ट्रू आया था। ये है कंडीशनल का बेटा। कंडीशनल बड़ा आसान है, मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया था, तो मैं दोबारा से बता रहा हूं कि अगर दोनों सेम है आपके पी और क्यू यानी कि दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है तो सेकंड वाला जो होगा जिसके साथ हेड होगा एरो का वो आंसर आएगा, ठीक है? और इसी तरह बाई कंडीशनल में क्या होता है, ये टू वे होता है, यानी कि आपका जो है इफ एंड ओनली इफ होता है। ये बाई कंडीशनल क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। बेसिकली जब इफ एंड ओनली इफ को लिखते हैं ना, मैं आपको उसका टेबल बना के बताता हूँ कि वो किस तरह लिखा जाता है। इफ एंड ओनली इफ जो यहाँ पे यूज किया जाता है, वैसे उसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देना मैंने आपको, लेकिन फिर सिर्फ समझाने के लिए कि अगर ये है हमारे पास ये बाई कंडीशनल है तो इसका भी टेबल किस किस्म का, इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है इफ पी देन क्यू एंड बीच में यार एक चाहते तो ये रख देना यहाँ, हाँ वापस दे रख देना, और ये एंड बीच में आएगा क्यू टू पी। ये है बेसिकली ये इसके इक्वल है, ये वाला जो बाई कंडीशनल है। इसमें बड़ा सिंपल है, अगर इसका आंसर निकालना हो ना, दोनों ट्रू हो, ठीक है, पी और क्यू तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। दोनों फॉल्स हो तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। लेकिन डिफरेंट हो, अगर इसके अंदर डिफरेंट हो, एफ और एफ टी आ जाए तो फिर भी एफ, टी एफ आ जाए तो भी एफ, यानी कि इनमें डिफरेंट हुए तो आंसर एफ ही रहना है। अगर सेम हुए तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई है कि नहीं? जी सर। वेरी गुड, ये बहुत आसान था ये। जी नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ इक्विवेलेंस स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ये बड़ी सिंपल है, इक्विवेलेंस स्टेटमेंट्स क्या है, ये पहले भी बता चुका हूँ, ये वही है जो पहले बताया हुआ है आपको, बल्कि ये बता ही चुका था आपको इक्विवेलेंस का कि इक्वल का साइन आ जाए। जैसे आपके पास एक जो है वो डी मॉर्गन लॉ है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, उसको हम कहते हैं लॉजिकल फॉर्म में लिखें। इसकी लॉजिकल फॉर्म क्या होती है, याद रखिएगा, जो लॉजिकल फॉर्म है उसमें आप जो सेट्स होते हैं ना ए बी सी वगैरह, इनको आपने प्रोपोजिशन में लिखना होता है, पी क्यू आर वगैरह की फॉर्म में, ठीक है। और जो इसमें यूनियन होता है वो आर बन जाता है, जो इंटरसेक्शन होता है वो एंड बन जाता है, और जो उसमें कंप्लीमेंट होता है वो क्या बन जाता है, नेगेशन बन जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जी इसकी आप जो है वो बना के दिखाएं मुझे लॉजिकल फॉर्म डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो इसका लॉजिकल फॉर्म को जरा बनाइएगा बेटा। पी आर
क्यू नेगेशन पी आर क्यू इज इक्वल टू, सर इसी तरह कुछ बनेगा, आप लिख के बता सकते हैं? ये चले वो छोड़े, वो लिखा जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, वो आपने किया भी होगा, फर्स्ट ईयर में भी किया था ये। जी सर। यस सर। अब आर्गुमेंट आ गया जी, वो कह रहे हैं कि जी आर्गुमेंट एक सेक्शन है, एक स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट है, ये ऐसा सेक्शन है जो आपको प्रोपोजिशंस का सेट देता है, यानी कि उसमें होता है कि मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, यहां से समझना मुश्किल हो जाएगा कि आर्गुमेंट बेसिकली ये है कि आपके पास कुछ प्रोपोजिशंस हैं जिसको नाम दिया P1, P2, P3, Pn, उसको कहते हैं प्रीमिसेस। क्या नाम है इनका? प्रीमिसेस। और फिर एक आंसर आता है, और एक आंसर आता है जिसको कहते हैं क्यू, उसको कहते हैं कंक्लूजन, वो भी प्रोपोजिशन होगी, याद रखिएगा। जिस भी कॉलम के अंदर आपका ट्रू फॉल्स आएगा वो क्या होगा, वो प्रोपोजिशन ही कहलाएगी, ठीक है ना बेटा। अब कितने प्रोपोजिशन से मिलके वो बनती है वो अलग बात है, वो कंपाउंड कहलाती है, उसको प्रोपोजिशन ही कहते हैं। अब यहाँ पे बेटा ये है कि हमारे पास ये जो लिखने का आर्गुमेंट लिखने का तरीका है वो क्या है, इसको अगर समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ये बात। चलो एक मिनट में जरा इसको देख लूं। जी बेटा यहां पे बता रहा हूं आपको कि फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास जो है ना ये है P1, P2 एंड सो ऑन Pn, फॉर एग्जाम्पल ये है Q। ये जो इसने एक सिंबल यूज की गई है ना, ये सिंबल आपकी बताती है कि जो पहले वाले हैं ये P1, P2, P3 ये कहलाते हैं प्रीमिसेस, और ये जो है ये कहलाता है कंक्लूजन। और जो जिससे ये जोड़ा जाता है, जिससे ये दोनों प्रीमिसेस और कंक्लूजन को जोड़ते हैं वो होता है ये बेसिकली क्या है, ये आपका बेसिकली ये दोनों को मिला के बनता है आर्गुमेंट। और इसमें क्या यूज करते हैं, कंडीशनल यूज करते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, P, P टू Q, ठीक है। और ये प्रेमिसेस है, दो प्रेमिसेस है इसके अंदर, P और दूसरी क्या है, इफ P then Q, ये भी एक प्रेमिसेस कहलाती है, प्रोपोजिशन है। देखिए P इज द प्रोपोजिशन, और P टू Q जब आंसर आएगा तो भी एक प्रोपोजिशन ही बनेगी, यानी कि पूरा जो है ना, ये अगर मैं ब्रैकेट लगा करूं ये भी एक प्रोपोजिशन है, इसको R कहते हैं बेशक। तो ये किस में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल नेगेशन ऑफ P में जा रहा है उसका आंसर। ये एक आपको एक आर्गुमेंट दिया हुआ, ये आर्गुमेंट है एक, ठीक है। इसमें प्रेमिसेस कौन सी हैं, दो या दो से ज्यादा प्रेमिसेस हो सकती हैं। एक P है, दूसरी की है P then Q, ये दो प्रेमिसेस हैं, एक P1 फर्ज करें और ये क्या P2 है। और जो ये आंसर आया आपका ये है Q, ये जो हमारे पास आंसर आएगा नेगेशन ऑफ P, इसको क्या कहेंगे, मैं सर्कल कर रहा हूं, ये क्या कहलाएगा आपके पास, कंक्लूजन। और ये जो दोनों है ये क्या कहलाएगी, ये दोनों प्रीमिसेस। हाँ, अब इसको लिखना कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लिखना ऐसे है, P की जरूरत पड़ेगी हमें, बल्कि लिख के मैंने बता दूं, वो आप खुद बनाओगे वो तो। सर उल्टा T, कॉमा का मतलब है एंड, जो कॉमा आएगा दरम्यान उसको क्या कहेंगे, एंड। और बाकी ये आ गया, और ये जो लगा हुआ है जो इसको अलग कर रहा है वो ये है एरो। इसकी जगह पे आप कह रहे हैं क्या लिखना है, इसकी जगह पे लिखना है एरो, राइट हैंड साइड। ये इसलिए लगा रहा हूं कि पहले आपने ये P का वैल्यू लिखनी है, फिर Q की, फिर P, ये P then Q की, फिर एंड के साथ, फिर जो आंसर है उसको इसके साथ आपने कंडीशन लेना है, किसके साथ, नेगेशन ऑफ P के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपने यही लिखना चाहते हो, ये जो मैंने लिख कर दिया इसके आपने टेबल बनाना है, तो टेबल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, वो यहां पर मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, एक और लेके बताता हूं, फिर आप लोग खुद करके देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं P Q प्रेमिसेस लिख रहा हूं, P R Q, ये तीन मैंने ले लिया प्रेमिसेस, एक और ले लेते चले, P2 नेगेशन ऑफ Q, तीन मैंने प्रेमिसेस ली हैं। और उसका जो आंसर आए
चले उसका आंसर जो आ गया वो आ जाए क्यू में आ जाए, कुछ भी आ जाए। अब हमें क्या करना है इसमें, पहले देखना कितने टेबल बनेंगे जी। इसको पहले लिख करके देख लें ये क्या है जो लिखा हुआ है। 4 प्रेमिसेस यूज की हैं आपने, मैं फाइनली लिखने लगा, जो फाइनली जो है वो आएगा फाइनल से पहले ये फाइनल पे लिखेंगे पी कॉमेडिया में क्या आ जाएगा एंड क्यू एंड पी आर क्यू, फिर एंड पी टू नेगेशन ऑफ क्यू। ये आपका ये साइड मैंने लिखी है। और यहां क्या है, ये सारे को मैं कह देता हूं कि सारी जो इक्वल है वो स्टेटमेंट ए की इक्वल है। दिस मींस ये लास्ट पे क्या आना चाहिए, आपका ए आना चाहिए। अब देखते हैं हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे। ये पी की जरूरत पड़ेगी, यहां क्यू की जरूरत पड़ेगी, फिर नेगेशन ऑफ क्यू की जरूरत पड़ सकती है, फिर पी आर क्यू की जरूरत पड़ सकती है, इसमें पी टू नेगेशन ऑफ क्यू की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, यानी कि ये फिलहाल जरूरत पड़ सकती है, बीच में खाली छोड़ दिया मैंने तो ये जरूरत हाँ ये कर दिए मैंने, सारे लिख दिए। ये फॉर ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, और यहां आ जाएगा हमारे पास फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, और आर एस के दरम्यान में ट्रू ट्रू फॉल्स सॉरी ट्रू फॉल्स। फिर इफ देन क्यू, दोनों डिफरेंट है ना, टी और एफ, तो एफ आएगा दूसरे वाला, और टी टू टी आएगा, दोनों सेम है। एफ टू एफ सेम है, टी आएगा, और एफ टू टी है तो सेकंड वाला आएगा, दोनों डिफरेंट है। ये आंसर आ गया। अब आपने पी क्यू और पी आर क्यू के दरम्यान में लेना है एंड, और इसके साथ भी ये एंड, देखिए चारों के साथ आपने एंड लेना है। ये तो एंड आएगा, क्या आएगा, अगर इसमें चारों ट्रू है तो आंसर ट्रू होना, सिर्फ एक ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स आ गया। अरे इसमें देखा ट्रू ट्रू फॉल्स एक आ गया तो फॉल्स, फिर ये ट्रू है और ये ट्रू है, और लेकिन यहाँ पे जो है ये फॉल्स आ गया तो ये गलत हो गया, ये भी फॉल्स। फिर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, एक ही फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, एंड है ना इसलिए। अब आपने क्या करना है, इससे इसमें जाना है, ये वाली पूरी स्टेटमेंट, यानी कि अब आपको जो स्टेटमेंट है वो ये है, तो टोटल स्टेटमेंट बताने लगा हूं आपको, पी एंड क्यू एंड पी आर क्यू एंड पी टू नेगेशन ऑफ क्यू। ये है एक आंसर। जब इसका आंसर ये आ जाएगा तो आपने उसके साथ ये ले लेना, नेगेशन ऑफ क्यू, ये लास्ट वाला कॉलम, जो पहले हम ये कॉलम हमने किया ये वाली साइड का, ये अब हमने लेना है यहां से ये, यानी कि ये कॉलम है, इसको उसके साथ लिंक करना है, किसके साथ, क्यू के साथ लिंक करना है। ये क्यू के साथ लिंक हो जाएगा। देखिए एफ टी टी, एफ टू एफ दोनों डिफरेंट है तो टी, एफ तो टी सेकंड वाला, एफ तो दोनों एफ और टी, तो ये क्या होगी, सॉरी ये टी। ये हमारे पास जो है ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब मैं आपको दे रहा हूं तो आपने करना, आपके पास दिखाना मुझे करके, मुझे आपने करके दिखाना बेटा अभी। ये 3 जगह ले लें, और ये इसका आंसर जो है ना वो आपके पास आ गया, नेगेशन ऑफ, ये करें बेटा। सर ये एक ही कैसे आई है ट्रू ट्रू? ये खुद देखो जाके।